अगर कोई आधी रात के वक्त अचानक किसी अजीब सी आवाज से उठे और मतलब अपनी खिड़की से बाहर झांके और जो दृश्य सामने हो वो एकदम रूह कंपा देने वाला हो। हाँ, मतलब ऐसा लगे कि कोई अपना ही सगा जिसकी हाल ही में मौत हुई हो वो ठीक सामने खड़ा है। बिल्कुल, वो वहाँ खड़ा है लेकिन वो अपने ही सड़े हुए घावों से कीड़े निकाल कर खा रहा हो और अपना ही खून चख रहा हो। उफ, ये सुनकर ही एकदम अजीब सी सिहरन होने लगती है। और यार मजे की बात यह है कि या कहूँ डरावनी बात यह है कि ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। हाँ। ये कोई बुरा सपना भी नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसने ना एक बहुत ही शांत से दिखने वाले मोहल्ले की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी थी। सही कहा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो दरअसल गौरव के प्रेत कथा बांग्ला हॉरर पॉडकास्ट पर दिव्येंदु द्वारा सुनाई गई एक सच्ची घटना है। बिल्कुल। ये कहानी रोनी नाम की एक लड़की की है। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ एक भूतिया किस्सा सुनाना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। एग्जैक्टली। हम आज ये डिकोड करेंगे कि जब इंसान का दर्द, अत्यधिक पारिवारिक दबाव और कुछ बेहद अजीबोगरीब तांत्रिक या ज्योतिषीय मान्यताएं, जब ये सब आपस में टकराती है तो कैसे एक साधारण सा मोहल्ला एक मौत के भंवर में फंस जाता है। बिल्कुल। मतलब हम सब अक्सर ये मानते हैं कि हमारा घर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। हाँ, सबसे सेफ स्पेस। लेकिन तब क्या हो जब वही घर, वही दीवारें इंसान का दम घोटने लगे और वो घुटन सिर्फ जीते जी नहीं, इंसान की मौत के बाद भी वहीं उसी हवा में मंडराती रहे। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो चलिए उस मानवीय त्रासदी से शुरू करते हैं जिसने इस पूरे खौफ को जन्म दिया। हाँ, रोनी की कहानी। तो स्रोत के अनुसार रोनी पढ़ाई में ना बहुत होशियार था। मतलब 12वीं में उसने 86% अंक हासिल किए थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसका असली जुनून किताबें नहीं थी बल्कि ड्रेस डिजाइनिंग था। अच्छा। हाँ, वो मूर्तियों के लिए और महिलाओं के लिए कपड़े डिजाइन करता था। और यहीं से उसके घर में एक भयानक कलह की शुरुआत होती है। और कलह इसलिए होती है क्योंकि उसकी माँ बहुत पुराने ख्यालों की थी। हाँ। उनके लिए बेटे का ये शौक सिर्फ नापसंद करने वाली बात नहीं थी। उनके लिए ये उनके सम्मान पर एक सीधी चोट थी। मतलब सोसाइटी क्या कहेगी वाला प्रेशर। एग्जैक्टली। वो चाहती थी कि रोनी अपने डॉक्टर पिता की तरह बने या फिर अपने चचेरे भाई आकाश की तरह बने, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था। राइट। हाँ, उनके लिए कपड़े डिजाइन करना कोई सम्मानजनक पेशा नहीं था। देखिए, हम अक्सर कहते हैं ना कि अत्यधिक पारिवारिक दबाव एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। हाँ, बहुत कॉमन एनालॉजी है। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एनालॉजी यहाँ पूरी नहीं पड़ती। ये दबाव दरअसल किसी इमारत के जो लोड बेयरिंग पिलर्स होते हैं, जो मुख्य खंभे होते हैं, हाँ, उन्हें तोड़ने जैसा था। रोनी की कला ही उसका वजूद थी। और जब घर में इस बात पे बहस होती थी ना, तो स्रोत बताते हैं कि माँ का गुस्सा इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था कि वो घर का सामान तोड़ने लगती थी। सीरियसली? हाँ, अमूमन हम देखते हैं कि विद्रोही बच्चे ऐसा करते हैं, टीनेजर्स। लेकिन यहाँ माँ का ये हिंसक व्यवहार बच्चे की अपनी पहचान को पूरी तरह से कुचल रहा था। ये बहुत ही सटीक बात पकड़ी आपने। मतलब इस तनाव का रोनी के दिमाग पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा होगा ना, वो बहुत गहरा था। बिल्कुल। जब किसी बच्चे को उसके सबसे करीबी लोग, उसके माता पिता, उसी रूप में स्वीकार करने से मना कर दें जो वो असल में है, तो वो सिर्फ गुस्सा पैदा नहीं करता। तो वो क्या करता है? वो एक वजूद का संकट खड़ा कर देता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस। और यही बात उसके सुसाइड नोट में एकदम साफ झलकती है। आत्महत्या करने से पहले रोनी ने लिखा, और ये सुन के सच में दिल टूट जाता है। उसने लिखा, माँ, मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बन सका, लेकिन जिस दुनिया में जा रहा हूँ वहाँ अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। ये लाइन सच में बहुत भारी है। और उसने अपने चचेरे भाई आकाश से भी माफी मांगी थी, जो हमेशा उसकी कला का सपोर्ट करता था। वो सुसाइड नोट वो महज एक अलविदा नहीं था यार, वो एक गहरी माफी थी अपनी असलियत के लिए। हाँ। और यही वो सघन दुख और अस्वीकार का दर्द था जो बाद में एक बहुत ही डरावनी ऊर्जा में बदलने वाला था। बिल्कुल। और यहाँ से ये घटना एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद किसी की भी समझ से परे है। हाँ, जो सुपरनैचुरल एलिमेंट आता है। क्योंकि रोनी की दुखद मौत इस कहानी का अंत नहीं थी। भाद्रपद महीने की अमावस्या का दिन था। सुबह लगभग 6:30 बजे रोनी की माँ तारा पीठ पूजा के लिए निकल जाती हैं। अच्छा, अमावस्या के दिन? हाँ। और शाम को लगभग 7 बजे जब रोनी की जेठी मतलब ताई जी
दरवाजा खोलती हैं तो रोनी अपने कमरे में फांसी पर लटका मिलता है। और वो भयंकर गर्मी का दिन था, मतलब 12 घंटे तक शरीर एक बंद कमरे में झूलता रहा। उफ, जब तक दरवाजा खुला शरीर में सड़न पैदा होने लगी थी, बदबू आने लगी थी। और पुलिस रिपोर्ट और स्थानीय पुरोहित के अनुसार मौत ठीक उसी समय हुई थी जब अमावस्या लग रही थी। एग्जैक्टली। और यहीं पर ना पुरोहित ने बहुत ही डरावनी बात कही। उन्होंने कहा कि रोनी को मृत्यु के समय 3 दोष लगे हैं। हाँ, तांत्रिक दोष। और सबसे भयानक था पुष्कर दोष। तो मुझे थोड़ा ये समझाइए, मतलब ये पुष्कर दोष असल में काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ ग्रहों की चाल या समय खराब होने से कोई आत्मा इतनी भयानक कैसे बन सकती है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा तांत्रिक और ज्योतिषीय तंत्र के मैकेनिज्म को देखना होगा। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे अंतरिक्ष में कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है। ठीक है। तो आत्मा का शरीर से निकलना एक लॉन्च की तरह है, जिससे एक तय रास्ते पर जाना है। अब ये जो पुष्कर दोष है ना, ये वो भयंकर कॉस्मिक तूफान है जो उस आत्मा को उसके प्राकृतिक रास्ते से हिंसक तरीके से भटका देता है। मतलब वो आत्मा उस तूफान में फंसकर पृथ्वी के वायुमंडल में ही यहीं कैद हो जाती है। बिल्कुल। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई अकाल और हिंसक मृत्यु होती है, जैसे फांसी लगाना, हाँ, और वो भी ऐसे विशेष दोष वाले समय में, तो आत्मा को आगे का रास्ता नहीं मिलता। समझ रही हूँ। और क्योंकि रोनी के मन में मरते वक्त भयंकर दुख था, अस्वीकारती थी और शायद बहुत सारा अनकहा क्रोध भी था, जो उसने सुसाइड नोट में भी छुपा लिया। हाँ, तो वो सारी भावनाएं इस कॉस्मिक लॉक में फंसकर एक उग्र पिशाच में बदल गई। उग्र पिशाच? हाँ, ये एक ऐसी विनाशकारी एंटिटी होती है जिसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ही खून यानी अपने ही परिवार की जरूरत होती है। उफ, ये तो ऐसा है जैसे वो आत्मा खुद को ही एक हथियार में बदल रही हो। बिल्कुल। और परिवार उस समय गहरे शोक में था, तो उन्होंने पुरोहित की इस चेतावनी को शायद अंधविश्वास समझकर इग्नोर कर दिया होगा, जो कि बहुत स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन वो उग्र पिशाच सिर्फ एक किताबी डर नहीं रहा ना। मतलब स्रोत बताते हैं कि 1 साल के भीतर 5 मौतें हुई। 5 मौतें एक ही मोहल्ले में? ये कोई मजाक नहीं है यार। और सबसे पहले कौन? आकाश, वही चचेरा भाई जो विदेश में था और जिसे रोनी ने सुसाइड नोट में माफी मांगी थी। हाँ, आकाश विदेश से वापस आता है और उसी आकाश को वो दृश्य दिखता है जिससे हमने आज के इस एपिसोड, मेरा मतलब है आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। वही रात वाला दृश्य। हाँ, रात के समय रोनी का भूत अपने ही सड़े हुए घावों से कीड़े निकाल कर खा रहा था। और आकाश वहीं जम जाता है। मतलब इस दृश्य ने उसे अंदर तक तोड़ दिया होगा। बिल्कुल। और वो तुरंत बीमार पड़ता है। उसके पेट पर एक फोड़ा निकलता है जिसे डॉक्टर 3rd स्टेज कैंसर बताते हैं। जो कि बहुत ही अजीब है, इतनी जल्दी कैंसर डिटेक्ट होना। हाँ, और महज 4थे दिन उसकी मौत हो जाती है। मतलब मरने से पहले वो बस एक ही बात कह रहा था कि मेरा भाई मुझे लेने आ गया है। यहाँ ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और अलौकिक आयरनी काम कर रहा है। वो कैसे? देखिए, रोनी की माँ को क्या चाहिए था? एक सम्मानजनक, परफेक्ट परिवार। एग्जैक्टली। और आकाश उस परफेक्शन का प्रतीक था। विदेश में पढ़ने वाला होशियार लड़का। तो रोनी की आत्मा उस उग्र पिशाच के रूप में सबसे पहले उसी परफेक्शन को, उसी सम्मान को इतनी विभत्स मौत देकर तोड़ रही थी। यार, ये बहुत ही डार्क है। मतलब वो आत्मा अपनी ही जड़ों को काट रही थी। हाँ। और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका ना, ये उस भौतिक स्थान, मतलब उस जमीन में फैलने लगा, पड़ोसियों तक। हाँ, अब शिकार पड़ोसी होने लगे। पड़ोसी राहुल रात में बाहर निकलता है और उसे एक अजीब सा मति भ्रम होता है। वो बिल्लियों वाला। हाँ, वो देखता है कि रोनी की छत पर 2 बिल्लियां भयानक तरीके से लड़ते हुए नीचे गिर रही हैं और वहाँ एक अजीब सी रोशनी है। राहुल के पिता उसे खींचकर बचा लेते हैं, लेकिन वो अभिशाप, वो जो डार्क ऊर्जा थी, वो राहुल के पिता पर ट्रांसफर हो जाती है। 3 दिन बाद तेज बुखार से उनकी मौत हो जाती है। बिल्कुल। और कुछ समय बाद राहुल की माँ भी चल बसती है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे एक जगह पूरी तरह से संक्रमित हो जाती है। इन्फेक्टेड हो गई वो जगह। हाँ, रोनी और राहुल के घर की छतें जुड़ी हुई थी। जब कोई उग्र पिशाच आत्माएं इकट्ठा कर रहा होता है, जिसे कलेक्टिंग सोल्स कहते हैं, तो वो अपनी सीमाएं बढ़ाता है। वो उस पूरी जमीन को एक ब्लैक होल में बदल देता है जो हर जीवित ऊर्जा को सोखना चाहता है। अच्छा, लेकिन रुकिए 1 सेकेंड। हाँ। यहाँ मुझे एक बहुत ही लॉजिकल प्रॉब्लम नजर आ रही है। बताइए। मैं मानती हूँ कि ये सब सुनने में बहुत खौफनाक है,
एकदम रोंगटे खड़े करने वाला। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा तार्किक नजर से देखें, जब घर में किसी की ऐसी दर्दनाक मौत होती है, लाइक सुसाइड, तो पीछे छूट गए लोगों पर जो गिल्ट और सदमे का पहाड़ टूटता है ना, वो बहुत भयानक होता है। हाँ, ट्रॉमा बहुत गहरा होता है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि परिवार का गहरा अपराध बोध ही मास हिस्टीरिया का रूप ले रहा हो? दिलचस्प थ्योरी है। मतलब लोग इतने मानसिक तनाव में हों कि उन्हें भयानक मतिभ्रम होने लगे, जैसे वो कीड़े वाला दृश्य या बिल्लियां, और उनका शरीर बीमारियों के आगे घुटने टेक दे, लाइक हार्ट अटैक या तेज बुखार। क्या सच में कोई बाहरी शक्ति थी? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। और देखिए, अगर मौतों का सिलसिला सिर्फ परिवार के सदस्यों तक सीमित रहता ना, जैसे आकाश या वो मंजले चाचा, मेजो काका, हाँ, तो इसे कलेक्टिव ट्रॉमा या अपराध बोध का परिणाम मानना पूरी तरह से साइंटिफिक होता। क्योंकि मंजले चाचा की मौत भी बहुत अजीब थी। वो एक शादी से लौट रहे थे और उसी इमली के पेड़ के नीचे मृत पाए गए। हाँ, और उनका शरीर अकड़ा हुआ था और छाती पर 5 उंगलियों के काले निशान थे। बिल्कुल, वो काले निशान एक फिजिकल सबूत थे कि कुछ तो बाहरी शक्ति है। लेकिन हाँ, जो बात इस मास हिस्टेरिया की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर देती है, वो है स्नेहा की मौत। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। स्नेहा का केस सब कुछ बदल देता है। एग्जैक्टली, यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि स्नेहा का उस परिवार के गिल्ट से कोई लेना देना नहीं था ना, वो तो सिर्फ एक किराएदार थी ना। बिल्कुल, एक गर्भवती लड़की जिसे उसके प्रेमी के परिवार ने ठुकरा दिया था। एक रात वो बर्तन धोते समय अपने प्रेमी से मिलने के लिए बाहर जाती है और अगली सुबह वो उसी मनहूस इमली के पेड़ से लटकी हुई पाई जाती है। और जो बात इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, वो फोन वाला डिटेल। हाँ, उसके हाथ में उसका फोन बहुत सख्ती से दबा हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने चेक किया तो उसमें उसके प्रेमी का कोई कॉल लॉग नहीं था। उफ, तो वो रात में किससे मिलने बाहर गई थी? यही तो बात है। स्नेहा की मौत ये साबित करती है कि वो उग्र पिशाच अब किसी अपराध बोध या खून के रिश्ते तक सीमित नहीं था। वो एक आजाद शक्ति बन गया था। हाँ, वो एक ऐसा अंधा बवंडर बन चुका था जो बस कमजोर शिकार खोज रहा था। स्नेहा गर्भवती थी, मानसिक रूप से बहुत परेशान थी और वो उसी संक्रमित जमीन पर रह रही थी। वो उस बुरी शक्ति के लिए सबसे आसान शिकार थी। यार, 1 साल के अंदर 5 मौतें, मतलब पूरा मोहल्ला खाली होने लगा था। स्रोत में बताया गया है कि स्थानीय ओझा, मुस्लिम तांत्रिक सबने हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ, किसी के बस का नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया कि ये आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि ये उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर मौत के साथ हर आत्मा को निगलने के साथ उस उग्र पिशाच की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। वो फीड कर रहा था उन पर। एग्जैक्टली। तांत्रिक विज्ञान में जब कोई एंटिटी इतनी फीड कर लेती है तो उसे शांत करना लगभग असंभव हो जाता है। तो फिर तब आखिरी उम्मीद के तौर पर काशी से एक उच्च स्तर के सन्यासी को बुलाया जाता है, महाराज को। हाँ। और मुझे ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगा। सन्यासी आते ही उस जमीन की मिट्टी सूंघते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। वो परिवार को स्पष्ट बताते हैं कि रोनी के लिए सिर्फ गया में जाकर पिंडदान कर देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि पिंडदान एक साधारण आत्मा को मुक्ति देने के लिए होता है। लेकिन यहाँ बात एक ऐसे दानव की थी जिसने कई जानें ले ली थी। उसे बलपूर्वक और जमीन से उखाड़ना जरूरी था। तो इसके लिए 3 दिन का रक्षाकाली महायज्ञ आयोजित किया जाता है। हाँ, बहुत बड़ा अनुष्ठान। ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था। मोहल्ले के बीचों बीच 3 दिन तक लगातार मंत्रोच्चार, आग और एक बहुत ही भारी और डरावना माहौल। लेकिन इस यज्ञ के विसर्जन के समय जो होता है ना, वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे सिनेमैटिक मोमेंट है। 3 दिन की सघन तांत्रिक प्रक्रिया चल रही है। माता की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। हाँ। पूरा मोहल्ला डरा हुआ है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। और जैसे ये मूर्ति पानी में विसर्जित होती है, ठीक उसी सेकंड वो मनहूस इमली का पेड़ जिस पर स्नेहा लटकी मिली थी, जिसके नीचे चाचा की लाश मिली थी, वही पेड़, उस पेड़ के सारे पत्ते एक साथ एक ही झटके में टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। सोचिए, मतलब पूरा का पूरा विशाल पेड़ एक पल में गंजा हो जाता है। हजारों पत्तों के एक साथ जमीन पर गिरने की वो सरसराहट
सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। ये काम कैसे करता है? देखिए, वो पेड़ दरअसल उस पूरी जमीन का नेगेटिव सिंक बन चुका था। नेगेटिव सिंक? हाँ, या कह लीजिए एक लाइटनिंग रॉड। सारी काली ऊर्जा उस पेड़ में जमा हो रही थी। अच्छा। तो जब महायज्ञ की शक्ति ने उस उग्र पिशाच के कॉस्मिक लॉक को तोड़ा, तो वो ऊर्जा एक विस्फोट की तरह उस जमीन से बाहर निकली। उफ। और उस पेड़ ने उस शॉक वेव को अपने ऊपर ले लिया। सारे पत्तों का एक साथ गिरना इस बात का एक भौतिक प्रमाण था कि वो जमीन अब उस अभिशाप से मुक्त हो चुकी है। ये सच में दिमाग सुन कर देने वाला है। इसके बाद रोनी का परिवार हमेशा के लिए वो घर बेचकर चला जाता है। हाँ, वो वहाँ रह ही नहीं सकते थे। और जो नए मालिक आते हैं वो घर को आध्यात्मिक रूप से बंधन करवाते हैं। ये बंधन क्या होता है? बंधन का मतलब कोई जादुई शील्ड नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी स्पंज पर एक वाटरप्रूफ लेयर चढ़ा दें। ठीक है। ये घर की आध्यात्मिक पोरोसिटी को सील कर देता है ताकि बाहर की कोई भी अनचाही ऊर्जा अंदर प्रवेश न कर सके। समझ गई। और अच्छी बात यह है कि वो नए लोग आज भी वहाँ सुरक्षित रह रहे हैं। लेकिन यार, इन सब के बीच ना एक इंसान की कहानी मुझे बहुत गहराई तक छू गई। राहुल की। घर बर्बाद हो गया, लेकिन अंत में वो बनता क्या है? एक हेयर स्टाइलिस्ट। और यही इस पूरी डरावनी त्रासदी की सबसे बड़ी और मार्मिक आयरनी है। कैसे? जरा सोचिए, रोनी ने अपनी जान क्यों दी थी? क्योंकि उसे कपड़े डिजाइन करने थे। हाँ, उसे क्रिएटिव फील्ड में जाना था जिसे उसकी माँ ने अस्वीकार्य माना, और राहुल ने उसी कला से जुड़ी एक विधा, हेयर स्टाइलिंग, को अपना जीवन बना लिया। यार, और शायद राहुल ने उसी कला में शांति पाई। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे रोनी जिस चीज के लिए मर गया, राहुल ने जिंदा रहकर समाज के उस दबाव को हरा दिया। एक तरह से राहुल ने रोनी के उस अधूरे सपने को अपने हाथों में जिंदा रखा है। सही कहा। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी का अंत नहीं है, ये कला और इंसान की इच्छा शक्ति की जीत है उस रूढ़िवादी सोच पर जिसने ये सारा खौफ पैदा किया था। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे उम्मीदों का थोपा गया भारी बोझ किसी की जान ले सकता है। बिल्कुल। कैसे किसी इंसान की पहचान को कुचलना उस घर की दीवारों में ऐसा जहर भर सकता है जो पीढ़ियों और पड़ोसियों तक को लील जाए। हाँ। चाहे लोग इसे पुष्कर दोष का तांत्रिक प्रभाव माने या फिर अनसुलझे मानसिक आघात का विस्फोट। दोनों ही स्थितियों में ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को उसकी असलियत के लिए अस्वीकार करना कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर भूतों से डरते हैं, लेकिन असल राक्षस तो वो उम्मीदें हैं जो हम अपनों पर थोपते हैं। सच में। और इसी विचार के साथ मैं आज एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। अगर कोई जगह अपने निवासियों की अत्यधिक भावनाओं को सोख लेती है, जैसे उनका सघन शोक, उनका अनकहा क्रोध या खौफ, हाँ, तो उस स्रोत के चले जाने के बाद भी उन भावनाओं की गूंज को सच में मिटने में कितना समय लगता है? बहुत ही गहरा सवाल है। वो इमली का पेड़ तो गंजा हो गया, लेकिन क्या सच में वो जगह खाली हो गई? क्या हमारे अधूरे सपने, हमारी अनकही घुटन हमेशा उन जगहों की हवा में मंडराती रहती हैं जिन्हें हम हमेशा के लिए पीछे छोड़ जाते हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। तो जब अगली बार हम अपने घर की शांति में बैठें, तो एक पल के लिए जरूर सोचें कि हमारी दीवारें क्या सुन रही हैं।